आचार्य प्रमोद जी, आदरणीय आचार्य प्रमोद जी, जिनको आपने बड़े शौक से और ध्यान से सुना है। मेरे साथी मंत्रिमंडल में रहे हुए जीतू पटवारी जी, हमारे छिंदवाड़ा के सांसद मेरे बेटे नकुलनाथ जी, सज्जन वर्मा जी मेरे साथी, बहुत पुराने साथी रहे हैं, राजेंद्र सिंह बघेल जी, जिनको टिकट दिया गया था पर इन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। ये मैं साफ बोल दूं, राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, पर पहले तो टिकट राजेंद्र सिंह जी को दिया गया था। अशोक पटेल जी, मनोज राजानी जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी कृपा शंकर शुक्ला जी, श्याम ओलानी जी, कैलाश कुंडल जी, शांतिलाल गामी जी, प्रदीप सिंह बोरखेड़ा जी, मनीष चौधरी जी, हमारे उम्मीदवार राजवीर सिंह जी के बारे में तो मैं बाद में बोलूंगा। सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, अति उत्साहित नौजवानों, सबसे पहले इस वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ये वीरों की भूमि है। कितने सारे सैनिक आज सीमाओं में हमारे इस क्षेत्र से हैं। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहां आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। आज वाल्मीकि जयंती है, सबको शुभकामनाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, सुबह हम सबने माला अर्पण करी थी, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इंदिरा गांधी जी से मेरे बचपन से उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया था। इंदिरा गांधी जी के कारण मैं राजनीति में आया। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, उन्होंने मुझे दिशा दिखाई, और जो प्रेरणा, सिद्धांत और नैतिकता इंदिरा जी ने मुझे बताई, सिखाई, मेरे कानों में गूंजती है। मैंने एक गलती करी क्योंकि इंदिरा जी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सौदा नहीं किया। आजादी के बाद आप समझ गए ना, जब मैं कहता हूं मैंने सौदा नहीं किया, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर लेता इन 25 लोगों के साथ, पर इंदिरा जी की बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि ये नैतिक राजनीति से कभी नहीं हटना। आजादी के बाद बहुत बड़ी चुनौती थी। जब हम इंदिरा जी की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। हमारे देश की अनेकता, हमारे देश की विभिन्नता, यहां हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा भी थोड़ी बहुत बोलते हैं। भाषा बोलने, हिंदी बोलने का भी फर्क है, एक इस तरह बोलता है, एक उस तरह बोलता है, सही बात है ना। इतनी अनेकता, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म होए, इतनी जातियां होए, इतनी भाषाएं होए, इतने रस्म होए, इतने त्योहार होए, इतनी देवी देवताएं होए। जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है, सम्मान से देखता है कि ऐसा देश जहां इतना विभिन्नता है, साथ खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है। ये भारत की संस्कृति है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज, सब धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है।
बाबा साहब अंबेडकर के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसा संविधान बनाए, ऐसा संविधान बनाए जहां सबके साथ न्याय हो, हर जातियों के साथ, हर धर्म के साथ, हमारे माता और बहनों के साथ, सब भाषाओं के साथ न्याय हो। बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती की थी कि ऐसा संविधान बनाया जाए, और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया जो विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे देशों ने भारत की संविधान की नकल करी हुई है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखे थे, बाबा साहब अंबेडकर ने प्रावधान रखे थे, कोई विधायक ना रहे का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा, कोई सांसद नहीं रहे तो उपचुनाव होगा। पर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि अपने देश की राजनीति में ऐसा समय आएगा कि सौदेबाजी के कारण उपचुनाव करना पड़े, बोली बोलने के कारण ये उपचुनाव करना पड़े। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था इस प्रकार की अनैतिक राजनीति, अनैतिक राजनीति अपने देश में कभी उभर के आएगी। ये संविधान नौजवानों, ये आपके लिए, बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, ये संविधान हमारे नौजवानों, हमारे आगे आने वाले पीढ़ियां, हमारा प्रजातंत्र आपके लिए है और आपको इसकी रक्षा करनी है, क्योंकि आपका भविष्य। ये सौदे की राजनीति, ये आप सबने इसका प्रदर्शन देखा। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। और आप जानते हैं कितना बड़ा सौदा हुआ। 15 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय किया कि शिवराज जी घर बैठिए, भारतीय जनता पार्टी को हम विदा करते हैं, बहुत हो गया, आप घर बैठिए। हमने 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। 18 दिसंबर को मैंने शपथ ली। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी, कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। हमारा मध्य प्रदेश जो सौंपा गया, कैसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा गया, ऐसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा शिवराज सिंह जी ने, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा गया। हमने स्वीकार करी ये चुनौती। कृषि क्षेत्र में हम कैसे नई क्रांति लाएं। आज हमारे कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये जो बाजार चलता है, हमारे हट पिपलिया का बाजार है, ये बाजार तभी चल सकता है, कोई इंदौर से नहीं आता जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो। हमारे किराने की दुकान चलती है, गांव में किराने की दुकान में व्यापार होता है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा है। उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है अगर किसानों के हाथ मजबूत हो, अच्छी कमीज पहन सकता है अगर किसान की जेब में पैसा हो। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। हमारे किसान का जन्म कर्जे में, हमारे किसान की मृत्यु कर्जे में, किसानों के साथ अन्याय, समर्थन मूल्य से तरसता हुआ किसान, मंडी में कई दिनों इंतजार करता हुआ किसान, ये शिवराज सिंह जी के 15 साल थे। हमने शुरुआत करी कर्जा माफ करने की। शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे कि कोई कर्जा नहीं माफ हुआ। आपने सुना, बोलते थे। 3 हफ्ते पहले विधानसभा में स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये सही है, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। मैं कहता था हमारी पहली किस्त थी, दूसरी किस्त चल रही थी, तीसरी किस्त हम जून से शुरू करने वाले थे, जहां हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक का, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते किसानों का कर्जा माफ होता। और हम वचनबद्ध हैं, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है
हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा, हम वचनबद्ध हैं। शिवराज सिंह जी, आप कोई भी झूठ बोल लीजिए। अब कहने लगे आपने 10 दिन में नहीं किया, तो मैं कहता हूं शिवराज जी, आप समझते हैं आप तो बहुत लायक है। मैं नहीं कह रहा आप नालायक हैं, हाँ, अगर मैं कहूंगा कि आप नालायक नहीं हैं तो आपको इतराज है। तो आप तो बहुत लायक हैं, आपको तो समझना चाहिए कैसे 10 दिन में कर्जा माफ होगा। पर शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे। अब तो इतना झूठ बोल देते हैं कि झूठ भी शर्मा जाता है इनके सामने। और शिवराज सिंह अब नाराज हो गए, चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कि मैंने कहा शिवराज सिंह माफिया के बारे में मैंने कुछ कहा। मैंने नहीं कहा, जनता ने कहा। अरे मैं पूछता हूं, माफिया किसके साथ है? जवाब दे दीजिए आप। शिवराज किसके साथ है? मैं नहीं बोल रहा, जनता बोल रही है, ये याद रखिएगा। और शिवराज सिंह इतराज करने लग गए कि मेरी जबान बंद कर दी जाए। चुनाव आयोग कहता है कमलनाथ स्टार प्रचारक नहीं। ये कौन सा पद, कौन सा कद है ये स्टार प्रचारक? मुझे क्या इस पद या कद की जरूरत है? मुझे तो जनता से अपनी बात कहनी है, मैं सड़क पर खड़े होकर अपनी बात कह दूंगा। और शिवराज सिंह, आप तो हिसाब दे दीजिए। आपने तो, जनता ने फैसला कर लिया था नवंबर 18 में कि आपको घर भेजना, आपको घर भेज दिया था, आपने सौदा कर लिया, बोली बोल ली। अब तो पंचायत चुनाव करने की जरूरत नहीं है, गांव में बोली बोल लेना, गांव में बोली बोल लेना और सरपंच चुन लेना। पार्षद की चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में बोली बोल लेना, पार्षद चुन लेना। ये शिवराज सिंह जी इसका हिसाब तो देते नहीं। 7 महीने से है, कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे 15 महीनों का। अरे शिवराज जी, 15 महीने का मैं हिसाब देता हूं, 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 1 महीना आपके सौदाबाजी में गया, 11.5 महीने में जनता गवाह है, जनता गवाह है। पर आप 7 महीने का आपका क्या हिसाब है? सौदेबाजी का हिसाब है। आपका क्या हिसाब है? बोली बोलना हिसाब है। आप तो बोली बोलना बंद नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हैं गिनती के बाद हम फिर से अपनी बोली शुरू करेंगे। अब मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, जब कोई हारता है वो कुछ करता है, जब वो पिटता है तब वह पुलिस से, प्रशासन से, पैसे से, शराब से जनता को प्रभावित करना चाहता है। जगह जगह से मुझे रिपोर्ट आई है पैसे बांट रहे हैं, आपके यहां भी आएंगे, आए हैं ना? अरे याद रखिएगा, पैसे ले लीजिएगा कि ये तो आपके ही पैसे हैं जो ये बांट रहे हैं। पैसे बांट लीजिएगा। ये इसी से कहते हैं हम जनता को प्रभावित करेंगे, पर ये जानते नहीं कि हट पपरिया के नेता कोई बिक सकते हैं, पर हट पपरिया के मतदाता बिक नहीं सकते। तो आज ये चित्र आप सबके सामने है, ये चित्र आपके सामने किस तरह इनको घर बिठाया था। आम जनता ने पूछा था, आम जनता ने 2018 में पूछा था कि शिवराज जी, आज तो किसान बिना काम के, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, आप किस काम के? ये सबके सामने है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये सच्चाई और झूठ आप सबके सामने है। और मुझे दुख है कि 7 महीने में ही ऐसे कानून पास कर दिए केंद्र में, ऐसे कानून पास कर दिए किसान विरोधी। मंडियों का निजीकरण, मंडियों का निजीकरण करने चल रहे हैं। क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? इनको इसका डर है, कमलनाथ आएंगे ठोकर मारेंगे इन कानून को। और मैं तो कहना चाहता हूं, स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम कानून बनाएंगे कि समर्थन मूल्य से खरीदना अपराध होगा। समर्थन मूल्य से नीचे खरीदेंगे ये अपराध होगा, सजा दी जाएगी। ये हम कानून बनाएंगे। तो ज्यादा ना कहते हुए आपसे यही कहना चाहता हूं
कि 3 तारीख के बाद ये झंडे नहीं होगा, ये मंच नहीं होगा, ये नारे नहीं रहेंगे, ये पोस्टर बैनर नहीं रहेंगे, पर 3 तारीख के बाद, हाँ गद्दार तो नहीं रहेंगे, ये चिल्ला रहे गद्दार नहीं रहेंगे, पर 3 तारीख के बाद हमारे नौजवान रहेंगे, हमारे किसान रहेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज ये नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान तो तड़प रहा है, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेगा, मध्य प्रदेश का निर्माण ये नौजवान करेंगे। आज का भटकता हुआ नौजवान, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे इन नौजवानों को मौका मिले। आज की हमारे नौजवान में तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर 15 सालों में जितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। आज ये एक केंद्र बन सकता है, कारखानाओं का केंद्र बन सकता है। जिसको पंजाब में कुछ बनाना है, तमिलनाडु में बेचना है, वो हट पिपलिया आके अपना कारखाना लगाएगा, वो देवास आएगा अपना कारखाना लगाएगा। पर विश्वास हो, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चालू किया, मैंने शुद्ध का युद्ध चालू किया। जब शुद्ध का युद्ध का चालू किया, किसानों का दूध का भाव भी बढ़ गया। और कौन सी गलती मैंने करी थी, कौन सी गलती मैंने करी थी कि मैंने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू किया? कौन सा गुना मैंने किया था कि हम गौशाला बनाएंगे? जितने गौशाला देश भर में नहीं बने, वो मध्य प्रदेश में 1 साल में बन गए। कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हमने दी 100 रुपए में 100 यूनिट मैंने कौन सा गुनाह किया था कि हम पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देंगे? कौन सा पाप मैंने किया था? ये सब आपके सामने। 3 तारीख को जब आप बटन दबाइएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। ये प्रश्न राजवीर सिंह के भविष्य का नहीं है, ये प्रश्न कांग्रेस का नहीं है। 3 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य का बटन दबाएंगे, इन नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे। राजवीर सिंह तो आप परिचित हैं, इनकी जनसेवा केवल इनकी नहीं, इनके पूरी परिवार की जनसेवा की भावनाओं से आप परिचित हैं। और मुझे विश्वास है कि उन भावनाओं से ये एक नया इतिहास बनेगा, हट पिपलिया में, पूरे जिले में बनेगा। राजवीर सिंह अकेले नहीं रहेंगे, याद रखिएगा कमलनाथ भी उनके साथ रहेगा। और मैं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप एक संदेश दीजिए। कितना कलंकित हुआ मध्य प्रदेश। आप जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, जब आप बोलेंगे मध्य प्रदेश से आए हैं, क्या कहेंगे आपसे? आप वो बिकाऊ प्रदेश से आए हैं, जहां बिकाऊ राजनीति है। कितना कलंकित किया। तो आज आपको यह संदेश देना है पूरे देश को और पूरे प्रदेश को कि हट पिपलिया के लोग सीधे साधे हैं, किसान हैं, भोले भाले हैं, पर ये सौदागर नहीं है, ये सौदे के शिकार नहीं बनने वाले। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आपने अपनी कमर टाइट कर ली, संदेश तो आप भेजेंगे, पर फिर से हट पिपलिया और कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।